पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गोवा में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए गोवा पहुंच गए हैं। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और चीनी वज़ीर ख़ारजा केन गेंग भी गोवा में मौजूद हैं। सरगेई लारोव ने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल गोवा में पहुंचे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और चीन के वज़ीर ख़ारजा चिनगेंग ने गोवा में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस SCO के मौके पर दो तरफ़ा मुलाकात की। इसमें भारत, चीन, LAC और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरहकीकत गुज़श्ता 2 महीनों में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये दूसरी दो तरफ़ा मुलाकात है। चीनी वज़ीर ख़ारजा मार्च में G20 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आए थे। उस दौरान S जयशंकर ने चिनगेंग को बताया था कि मशरक़ी लद्दाख में तवील अरसे से जारी सरहदी तनाज़े की वजह से हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात की सूरत हाल में मामूली है। जून 2020 में वादी गलवान में शदीद झड़प के बाद हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने ट्वीट किया, चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा चिनगेंग के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत हुई। हमारी तवज्जो बाकी मानदा मसाइल को हल करने और सरहदी इलाकों में अमन को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है। इसके साथ हमने SCO, G20 और ब्रिक्स पर भी बातचीत की। मणिपुर में कबायली तहरीक के दौरान बुध को तशद्दुद हुआ, जिसकी जद में 8 अजला गए। अब मणिपुर के तशद्दुद ज़दा माहौल को देखते हुए मुतासर इलाकों में फसादियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया। मणिपुर के गवर्नर ने रियासती हुकूमत के तशद्दुद में फसादियों को देखते ही गोली मारने के फैसले को मंजूरी दे दी है। मुतासर इलाकों में इससे कबल तशद्दुद से मुतासर इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। मुतासर इलाकों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में आसाम राइफल्स की 34 और फौज की 9 कंपनियां तैनात हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाना मेरठ में STF के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया। जानकारी के मुताबिक STF ने बदनाम ज़माना अनिल दुजाना के मेरठ के भोलाझाल पर सरगर्म होने की ठोस इतला मिलने के बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। बताया गया कि वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस की फायरिंग से उसकी मौत हो गई। अनिल दुजाना के खिलाफ UP समेत दीगर रियासतों में कत्ल, भत्ताखोरी वगैरह के 64 मुकदमा दर्ज हैं। उसने उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। अनिल नगर उर्फ अनिल दुजाना का ताल्लुक उसी दुजाना गांव से है। अमिताभ, यश ADG UP STF और प्रशांत कुमार UP पुलिस स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर ने इस एनकाउंटर की तफसीलात मीडिया से साझा की। कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न UP का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे STF की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी, और जब STF टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से STF की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल
एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले हिंदुस्तानी पहलवानों के इल्जाम के मुताबिक पुलिस ने बुध की रात उनके साथ बदसलूकी की। इस वाक़े को लेकर अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय जनता पार्टी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की। ताज़ा तरीन तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब पहलवानों ने एहतजाजी मकाम पर बिस्तर लाने की कोशिश की। विनेश फोगाट ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि एक नशे में धुत पुलिस एहलकार ने उसके भाई पर हमला किया और दावा किया कि एक और पुलिस अफसर ने उसे और संगीता फोगाट को धक्का मारा। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन की सरबराह स्वाति मालीवाल जो पहलवानों की हिमायत में वहां पहुंची थी, जिनको आधी रात के करीब एहतजाजी मकाम से हटा दिया गया। सकते हैं कि उनकी जायज मांगों को समर्थन होना चाहिए, जो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरे साहब पहलवान लगातार ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर उनको पूरा विश्वास है। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उन्होंने केस बंद कर दिया है। उनकी जो डिमांड थी एफआईआर रजिस्टर हो गई है लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के उससे एफआईआर रजिस्ट्री हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 164 की जल्दी से जल्दी बयान दर्ज किए जाए, उसके बाद ही तो कार्रवाई होगी। सर गीता फोगाट यहाँ पर आ रही थी। अगर कोई उनको ये दिखाएगा कोई न्याय नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के भी जा सकते हैं। पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे। तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है किसने नहीं किया है वो किसी भी ने ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, ब्रजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और एफआईआर होनी चाहिए कि किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं, ऐसे कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं। और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं। लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को। वो इतना नॉर्मल तरीके से जो बोल रहे हैं तो उसने किस लेवल तक किया होगा, उसकी मानसिकता आप लोग देख लीजिए ना। एज ए जर्नलिस्ट लोग आपको भी पता है कि ये क्या किस लेवल की वो लोग चाहते हैं या किस लेवल का वो करता होगा। दो चीजें जो एलिगेशन पे लगे हैं वो उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है। हर जगह कोई कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही है। बात लड़कियों का मुद्दा है लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनके आईटी सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की ब्रजभूषण की चली हुई है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाड़ी नहीं दी। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाड़ी बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई। अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी है इससे, तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। पूरी कोशिश करी कि मैं सबसे मिलूं, क्योंकि जो इनकी एलिगेशंस हैं ये बहुत सीरियस हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्का मुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थी। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई। और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं।
फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही, क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं, क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं आने दिया जा रहा है, मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर जाके मैं इन लड़कियों से मिल रही हूँ, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ मैं। तो ये चल क्या हो रहा है? वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अहम बात। मिशन यूथ इज डूइंग सम वंडरफुल वर्क। व्हाट मिशन यूथ जेके इज ऑल अबाउट? मिशन यूथ जो है एक स्पेशल मिशन है जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हेड करते हैं एज चेयरपर्सन, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, ताकि 15 डेज टू 30 डेज में आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन हो जाए। एक स्कीम है जिसका नाम परवाज है। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जो यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लास 12th के हैं वो नीट जेईई का कर सकते हैं। एज पर CMEI डेटा, जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। तो मिशन यूथ का आगे का प्लान क्या है? मिशन यूथ का सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो इट्स नॉट रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलोन। हम फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ पे, कि उनका जो टैलेंट सामने लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं थ्रू दिस स्कीम। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए मिशन यूथ को लेकर अहम बात। J&K मिशन यूथ देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवा चंद्रशेखर ने बताया कि टिम्बर माफिया आशिक हुसैन 2002 से लकड़ी तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ है। बिजबिहाड़ा इलाके में दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह हमला किया है। बिजबिहाड़ा इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली जख्मी हुए हैं। जी हाँ, अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ है। बिजबिहाड़ा इलाका है जहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह हमला किया है। फोर्सेस ने फिलहाल पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। आपको बता दें, हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिजबिहाड़ा इलाका है अनंतनाग का जहां पर मिलिटेंटों ने हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। और हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। मुदस्सिर, अनंतनाग बिजबिहाड़ा हमले को लेकर क्या इस वक्त की अपडेट जानकारी आप दे रहे हैं?
बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी कुछ देर कबल ही ये हमला अंजाम दिया गया है और बिजबिहाड़ा जो ओल्ड नेशनल हाईवे है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, तो वहां पर पातशाही बाग एक पार्क है, तो उसी के करीब जो पुलिस की नाका पार्टी वहां पर थी, तो अचानक वहां पर मिलिटेंट आए और मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी की जानिब जो है फायरिंग की। तो इस फायरिंग में जो है जिस तरह से आपने कहा कि एसपीओ मोहम्मद रमजान जो उनका नाम बताया जा रहा है, तो उनको मामूली जख्म आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि टांग में जो गोली है वो लगी है। तो उसके बाद जो पूरा इलाका है उसको मुहासरे में लिया गया है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। सीआरपीएफ, आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमले में मुलविस मिलिटेंट है उनका सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर जो हमलावर थे, मिलिटेंट थे, वो वहां से फरार हुए और जो जख्मी मोहम्मद रमजान है एसपीओ, तो उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है और जिस तरह से हमने कहा कि मामूली तौर पर वो जख्मी हुए हैं। और उसके बाद जो मोहम्मद रमजान है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में बहैसियत फॉलोवर तैनात है और अभी वो जो नाका पार्टी थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उनका एक हिस्सा था, उसमें जो है अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। कुल मिलाकर अभी तक जो है पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर हमलावर है उनका सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। मुदस्सिर, फोर्सेस यहाँ गश्त कर रही थी या नाका था वहां पर जिस पर ये मिलिटेंटों ने हमला किया? देखिए गिलानी, जिस तरह से हमने कहा कि ये जो बिजबिहाड़ा एरिया है, तो अक्सर बेशतर इस तरह के वाकयात इस एरिया में, इस जुरिडिक्शन में रोनुमा होते हैं और सिक्योरिटी के एतबार से काफी हसास ये इलाका तस्वर किया जाता है। और जो ही जिस तरह से G20 इजलास की भी अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी को ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है, चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे या फिर जो दीगर मकामात है, जो सेंसिटिव प्लेसेस है खासकर साउथ कश्मीर में, तो वहां पर जो पेशकदमी होती है फोर्सेस की, जो डिप्लॉयमेंट है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और अब ये रात के दौरान भी ये नाके जो है वो कायम रहते हैं और हर आने जाने वाले पर जो है नजर रखी जा रही है और जो गाड़ियां वहां से गुजरती है तो यकीनी तौर पर उनकी भी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। और जिस तरह से हमने कहा कि ये इजलास होने वाला है, तो गैर मामूली नौयत की सिक्योरिटी जो है उसको इन प्लेस रखा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसमें कोई बिगाड़ पैदा ना हो। और कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा जो सिक्योरिटी निजाम है उसको फिलहाल अलर्ट पर रख दिया गया है। चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे या ओवरऑल जो वैली की बात करेंगे, तो पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी ग्रिड है, उसमें मजीद चौकसी बरती गई है। मुदस्सिर, कितने दहशतगर्द बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये हमला किया और फरार हो गया? और इस इलाके में आसपास का थोड़ा सा तफसील बताएं कि कैसा इलाका है, क्योंकि वो फरार हो गए अंधेरे का जो है फायदा उठाकर। बिल्कुल गिलानी, जिस तरह से जो ये है एरिया है बिजबिहाड़ा की अगर हम बात करेंगे, तो जिस तरह से हमने कहा कि ये सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव, काफी हसास तस्वुर किया जाता है ये इलाका। और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट है एडजेसेंट, जिस तरह से शोपियां की बात करेंगे, कुलगाम, पुलवामा या फिर अनंतनाग की, तो ये एक बॉर्डर एरिया तस्वुर किया जाता है। और ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मिलिटेंट यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फिर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी भी यही कोशिश रहती है कि पूरा इलाका जो है उसको उसी वक्त फिलफोर मुहासरे में ले लिया जाए, ताकि जो वहां पर जो हमलावर थे जो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए तो उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए। तो सिक्योरिटी के एतबार से जिस तरह से हमने कहा कि काफी सेंसिटिव एरिया है ये और पहले से ही सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जो इस तरह के अटैक्स है अक्सर बेशतर देखने को मिलते हैं इस एरिया में। तो हाल ही में जिस तरह से अगर गुज़श्ता माह की भी हम बात करेंगे, आरमोनी एक इलाका है इसी जुरिडिक्शन में पड़ता है, तो वहां पर भी मिलिटेंटों ने इसी तरह की कार्रवाई की थी और एक सिविलियन को जख्मी कर दिया था। और अभी कुछ दिन कबल ही सिरामा इलाका है, तो वहां पर भी मिलिटेंट नमूदार हुए, अचानक तो एक सिविलियन पे गोली चलाई तो जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। तो कुल मिलाकर जो इलाका है एक चैलेंजेबल सिचुएशन यहाँ पर अक्सर बेशतर देखने को मिलती है और सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर पुलिस की भी यही कोशिश रहती है कि पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको यहाँ पर मेंटेन रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि मुदस्सिर ने बताया कि इलाके को मुहासरे में लिया गया और तलाशी कार्रवाई जारी है। फिलहाल हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली जख्मी हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने जात पात की गिनती पर बिहार हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने जात पात की गिनती पर फौरी असर से पाबंदी लगा दी है। अदालत ने मरदमशुमारी पर अब तक जमा किए गए तमाम आदाद-ओ-शुमार को महफूज रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि डेटा को लीक नहीं होना चाहिए। अब केस की अगली समाअत 3 जुलाई को होगी। अदालत के फैसले के बाद दरख्वास्त गुजार के वकील विनोद
कुमार ने कहा कि अदालत ने हमारी उस दलील को मान लिया है। वहीं दूसरी जानिब यूथ फॉर इक्वलिटी नामी तंजीम ने भी जात पात की मरदमशुमारी पर पाबंदी लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत में यूथ फॉर इक्वलिटी के वकील ने कई अहम जानकारियां दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश पारित किया है बिहार सरकार को, ये कहते हुए कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे आप कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे, उसको रोक लगाइए। अब आगे की कार्रवाई कास्ट बेस्ड सर्वे पर नहीं होगा और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को निर्धारित की गई है। जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है और यूथ फॉर इक्वलिटी ये एक संस्था है जिसने इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फैसला आया है कोर्ट का और क्या ग्राउंड था आप लोग का? अभी ये अंतरिम आदेश पारित किया गया है उच्च न्यायालय द्वारा कि जो ऑनगोइंग कास्ट सर्वे है उस पर रोक लगा दिया जाए और जो भी डेटा अभी तक वो लोग कलेक्ट किए हैं उस डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाना है और इसको सिक्योर कर लेना है ताकि वो कहीं पे लीक ना हो। मतलब आज से ये काम रुक जाएगा तुरंत? अभी फिलहाल इमीडिएटली उसको रोकने का डायरेक्शन दिया गया है। अगली सुनवाई कब है इस मामले में? 3 जुलाई को है। 3 जुलाई जी हाँ। तो आप लोगों ने अपने तरफ से क्या बातें रखी थी? इसमें मेन जो क्वेश्चन इन्वॉल्व था वो ये था कि जो सिटीजन्स है उनका जो राइट टू प्राइवेसी जो है उसका हनन होता था इससे, और दूसरा ये कि राज्य सरकार ने बिना कोई कानून बनाए ही इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। दूसरा जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं था। तो इन्हीं बातों को संज्ञान में लेकर अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है कि ये जो ऑनगोइंग सर्वे है इसको इमीडिएटली रोक दिया जाए और जो डेटा पहले उन लोगों ने कलेक्ट किया है उस डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाए। क्या नाम है आपका? अभिनव श्रीवास्तव। अभिनव श्रीवास्तव है। आपने सुना इनकी बातें, इनकी बातों को किस तरीके से इन लोगों ने अपनी बातें रखी थी और इनके आधार को पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और आखिरकार जातीय जनगणना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना हाईकोर्ट के जात पात की गिनती पर पाबंदी के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना रद्दमल जाहिर किया। बीजेपी के इस इल्जाम के साथ कि हुकूमत ने अदालत में अपना फरीक सही तरीके से पेश नहीं किया, इस पर तेजस्वी यादव ने भी निशाना लगाया है और कहा कि बीजेपी को आज जश्न मनाना चाहिए। उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा, लेकिन गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। लेकिन देखिए आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके ना राज आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना गरीबी, ना पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। अपने पक्ष को ठीक से हाईकोर्ट में नहीं रखा, रखते तो कुछ और होता। नहीं, तो जो बयान जो इससे पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे, मतलब क्या है? तो इन लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना, इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग कराएं। अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के वसंत विहार में नौतामीर शुदा बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने उनको मुबारकबाद दी। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वज़रा तारक रामाराव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लियामेंट केशव राव, संतोष कुमार और कई एमएलएज, एमएलसीज, पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। बीआरएस भवन की इफ्तिताही तकरीब बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ये इमारत 1000 मुरब्बा फीट पर फैली हुई है, जो 4 मंजिला है। किश्तवाड़ में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार 3 एहलकारों में 2 जख्मी जबकि 1 एहलकार शहीद हो गया। एक ऑपरेशनल मिशन के दौरान फौज के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में दरियाए मरसूदार मड़वा के किनारे एहतियाती तौर पर लैंडिंग की कोशिश की। मालूमात के मुताबिक पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तकनीकी खराबी की इतला दी थी और एहतियाती तौर पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़े। ताहम नाहमवार जगह की वजह से हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई और फौज की इमदादी टीम जाए वकूफ पर पहुंच गई।
हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन सवार थे। तीनों जख्मी एहलकारों को कमांड अस्पताल उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक एहलकार को मुर्दा करार दिया गया। उसी बीच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में चेस, कैरम और टेबल टेनिस के बैन जोनल जिले सतह के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी पुलवामा के हॉकी टर्फ में मुकाबले मुनक्किद हुए। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से तकरीबन 300 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर वसीम राजा मेहमान खुसूसी थे। जो एक्टिविटी यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने इनिशिएटिव एक लिया है, ये इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें 14 से 19 साल के बच्चे जो हैं, बहुत बच्चे और बच्चियाँ उन्होंने पार्टिसिपेट की कि यहाँ के बच्चे जो हैं बड़ा अपने आप को जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इन फ्यूचर जो है स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं। जितना बच्चे फील्ड में आएंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उतनी उनकी नशोनुमा और उनकी डेवलपमेंट जो होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। और आजकल जो ये ड्रग का मेनांस है या बाकी सोशल इविल्स जो हैं हमारे आसपास आए दिन हम अखबारों में या खबरों में देखते हैं, तो ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों को अपने आप को इन बुरे कामों से दूर रखने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब, नमस्कार।